नमस्कार साथियों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, संस्कृति आईएएस की तरफ से जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसी को हम लगातार सॉल्व कर रहे हैं आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, टेस्ट नंबर 5 को हमने कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने 50 प्रश्नों को कंप्लीट किया था और मैंने आपको बताया था कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैंने केवल उस लेक्चर में केवल 50 प्रश्नों को कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर हमने देखिए थंबनेल में इसी वजह से लगाया था कि टेस्ट नंबर 5 का सेकंड पार्ट होगा ये, क्योंकि 51 क्वेश्चन से 140 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि अनुच्छेद 282 में निहित विवेकाधीन अधुनान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर विकल्पों को पढ़ेंगे और विकल्प के माध्यम से जवाब देंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, विकल्प को आप पढ़ेंगे और सही जवाब की तरफ बढ़ेंगे। जैसे पहला संघ दिया गया है कि संघ एवं राज्य दोनों किसी लोक नियोजन के लिए अनुदान का आवंटन कर सकते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। बात हो रही है यहाँ पर आर्टिकल 282 की। दूसरा है कि केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकता है। तो बिल्कुल सही है, ये केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकता है। तीसरा है कि इस अनुदान को प्रदान करने के लिए केंद्र बाध्य है। दोस्तों, जो अनुदान दिया जाएगा 282 आर्टिकल में, उसके लिए केंद्र बाध्य नहीं है, इसीलिए ये वाला जो विकल्प है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस अनुदान का उद्देश्य राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करना है। तो ये भी विकल्प आपका सही होगा। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अब कथन को पढ़िए और कारण को भी पढ़कर सही जवाब दीजिए। अभिकथन कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो सिकंदर शानी की जो उपाधि धारण की थी वो किसने धारण की थी। ठीक है, दूसरा कि वह विश्व विजेता बनना चाहता था। तो आप फटाफट बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, पहला जो विकल्प दिया गया वो बिल्कुल सही दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। याद रखेंगे सभी साथीगण, सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण करने वाला अलाउद्दीन सुल्तान था और इसका जो शुरुआत का जो उद्देश्य था वो आपका विश्व विजेता बनना था। इसीलिए पहला कथन भी सही है और दूसरा कारण भी सही होगा। सही जवाब की तरफ जाएंगे तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए, एक तरफ लोकगीत दिए गए, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया, आपको सुमेलित करके बताना है कौन सा किसका सुमेलित होगा। बात करेंगे कजरी की, तो कजरी जो लोकगीत है ये आपका अवध क्षेत्र से जुड़ाव रखता है, तो पहले का दूसरा टिक कर देंगे। रसिया की बात करें तो रसिया दोस्तों जो आपका जुड़ाव रखता है वो आपका रसिया आपका ब्रज क्षेत्र से जुड़ाव रखता है। तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, ब्रज को नोट कर लेंगे। ठीक है, ब्रज क्षेत्र से जुड़ाव रखता है। आगे बढ़ेंगे, आगे थोड़ा इसके 2 पॉइंट इधर दिए गए देखिए। ठीक है, हरदौल की बात करें दोस्तों, तो हरदौल जो लोकगीत है आपका ये दोस्तों बुंदेलखंड से जुड़ाव रखता है। ठीक है, कहां से, तो बुंदेलखंड से। और बिरहा की बात करें तो दोस्तों जो बिरहा का संबंध है वो आपका किससे हो जाएगा, यहाँ पर आप नोट कर लेना, मिर्जापुर से। ठीक है, किससे, विरहा आपका हो जाएगा मिर्जापुर। तो यहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आप सुमेलित करके बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पूछा यहाँ पर देखिए कि कितने युग्म सुमेलित हैं। ठीक है, प्रश्न को आप पूरा पढ़ें, उसके बाद अगर आप टिक करेंगे तो क्वेश्चन आपका सही जाएगा। एक तरफ अनुसंधान, दूसरी तरफ शहर दिए गए। जैसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ हो जाएगा। दोस्त याद रखेंगे ये आपका देखने को मिलेगा लखनऊ में। तो ऑप्शन में कहीं आपका लखनऊ देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका लखनऊ में है, लखनऊ। ठीक है, तो जो विकल्प में दिया नहीं है। दूसरा राज्य पशु उत्थान केंद्र कहां पर है, तो याद रखेंगे राज्य पशु उत्थान केंद्र आपका बरेली में। तो एक तो दूसरा आपका सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, ये कहां पर हो जाए, तो ये दोस्त आपका बरेली में। आलू अनुसंधान केंद्र, तो आलू अनुसंधान केंद्र दोस्तों आपका गाजियाबाद में है। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, गाजियाबाद। ऐसे प्रश्न आप नोट कर लिया करो, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आगरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, तो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद आपका शाहजहांपुर में। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है, तो इसीलिए विकल्प नंबर डी भी सही है। तो कितने सुमेलित निकले, केवल 2 पार्ट। कौन कौन से, आप याद रखेंगे बी और डी, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 4 एक तरीके से कह सकते हैं कि 4 यहाँ पर प्रोजेक्ट दिए गए, आप उनको बताएंगे कि कौन सा कब लागू हुआ था। सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। एक तो ये पूछा जाता है कि टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, टाइगर
दिवस। तो आप में से बता सकते हैं साथीगढ़ ये दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा पूछा गया कि प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो 1973 में इसको लाया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो भारत में लाया गया था ये आपका 1992 में लाया गया था। इसी प्रकार प्रोजेक्ट हंगुल की बात करें और प्रोजेक्ट गेंडा की बात करते हैं। ठीक है, तो हंगुल की बात करें तो 1970 में लाया गया था, और गेंडा की बात की जाए दोस्तों ये 1987 में लाया गया था। तो ये चारों विकल्प आपके हो जाते हैं। इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे। तो आप इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो देखिए विकल्प के अकॉर्डिंग चले तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि टाइगर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आप सभी मित्रगण कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आगामी टेस्ट भी आपको मिलते रहे। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि उत्तर दक्षिण पूरब हो जाए, देखिए रीजनिंग का प्रश्न आ गया दोस्तों। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि उत्तर दक्षिण पूरब हो जाए, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दिशाएं बनानी है। तो हम यहाँ पर दिशाएं बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिशाएं बनाई जाती है। अब ये वाली दिशा देखिए, ये कह रहा है कि यदि उत्तर दक्षिण, तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि यदि उत्तर दक्षिण पूरब हो जाए, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको कहां पर लेकर आ रहा है, ये वाला भाग हमारा लेकर आ रहा है यहाँ पर, इसको यहाँ बता रहा है। ठीक है, तो ये कितने डिग्री आपको निकल कर आ रहा है, तो देखिए 90 और इधर आपका 45 आएगा, तो टोटल कितने डिग्री ये 135 डिग्री आपका ये चला। ठीक है, आगे कह रहा है पूरब हो जाता है तथा पश्चिम उत्तर पूर्व हो जाता है। तो पश्चिम क्या बात कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है पश्चिम, ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये भी कितना आ गया निकल के, ये भी आपका 135 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, 135 डिग्री घूम रहा है, तथा शेष भी सभी इसी तरह परिवर्तन हो जाते हैं। तो पूर्व के लिए क्या दिशा होगी, अब देखिए पूर्व के लिए दिशा की बात कर रहा है। ठीक है, अब ये पूर्व आपका ये वाला रहा, तो इसको भी आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से आप इसको 135 डिग्री लेकर आएंगे, तो ये वाली दिशा निकल कर आ जाएगी। कौन सी वाली, ये वाली दिशा। अब ये दिशा कौन सी होगी, तो ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम वाला आप विकल्प देखेंगे, तो दक्षिण पश्चिम विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब होगा। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि एक घड़ी रविवार को 12 बजे 1 मिनट धीमी है, यानी एक घड़ी रविवार को 12 बजे में 1 मिनट धीमी है, वह मंगलवार को दोपहर 12 बजे 2 मिनट तेज है, घड़ी ने कब सही समय बताया होगा। तो ये भी प्रश्न देखिए किसका पूछा गया, तो आप याद रखेंगे ये प्रश्न पूछा गया है, घड़ी एक टॉपिक है उसका। अब इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला आता है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले के माध्यम से आपको ये प्रश्न बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए आप धीमे धीमे समझेंगे। सबसे पहले आता है घंटा, तो इसको हम लिखेंगे हावर। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फॉर्मूले को आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे धीमी घड़ी, या पर इसी को हम कह सकते हैं तेज घड़ी। ठीक है, तेज या धीमी, अपॉन यह हो जाएगा धीमा। ठीक है, प्लस तेज, इसको आप नोट करते चलें। अब यहाँ पर इनटू करेंगे कुल समय। ठीक है, टोटल समय, यहाँ पर आप कह सकते हैं कुल समय। ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कुल समय। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, एक तरीके से फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए इसको फॉर्मूले में फिट करेंगे, तो घंटे तो आपके सामने है नहीं है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया कि तेज या धीमी कितनी हो रही है, 1 मिनट, तो आप 1 मिनट रखेंगे, अपूर्ण लगाएंगे। ठीक है, अब नीचे तेज और धीमी कितनी हो रही है, पहले देखिए 1 मिनट हो रही है धीमी, उसके बाद 2 मिनट हो रही है तेज, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल आपका हो जाएगा नीचे 3। अब ये कह रहा है कि कुल कितने घंटे, देखिए ये कह रहा है कि वह मंगलवार को दोपहर 12 बजने में तेज होगी, घड़ी ने कब सही समय बताया होगा। तो आप यहाँ पे देखिए रविवार से लेकर मंगलवार तक आने में कुल कितने घंटे आए, तो टोटल आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 48 घंटे आ जाएंगे, यानी कुल 48 घंटे हो जाएंगे। कितने, 48 घंटे हो जाएंगे। आप यहाँ से 3 से आप इसे काटेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी निकलकर 21/16। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रविवार 12 बजे वाला समय लेंगे। ठीक है, रविवार 12 बजे वाला समय लेंगे, प्लस इसमें 16 घंटे और ऐड कर देंगे। कितने घंटे, 16 घंटे और ऐड कर देंगे। और आप इसमें जब दिन निकालेंगे तो रविवार दोपहर वाला था, उसके बाद रविवार के रात वाला होगा, फिर सोमवार की सुबह वाला हो जाएगा, कितना, 4 AM, यही तो हो जाएगा। तो सोमवार सुबह 4 AM, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को आपको अवश्य मिलेंगे। कैसा लगा प्रश्न, आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगर आप में से किसी को रीजनिंग आती है तो इस प्रश्न का कोई दूसरा पैटर्न हो तो आप सॉल्व करके भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते जनघनत्व वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का कौन सा एक सही क्रम है। यहाँ पर 4
विकल्प दिए गए, आप इनको क्रम से लगा सकते हैं। ठीक है, बात किसकी हो रही है? बढ़ते हुए जनघनत्व की। ठीक है, पहले तो बात करते हैं कि भारत में जनघनत्व कितना है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि भारत का जो जनघनत्व कितना है। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है यूपी का जनघनत्व कितना है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक किसका है भारत में, और सब उसके बाद पूछा जाता है न्यूनतम किसका है। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। भारत के जनघनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत के जनघनत्व, यूपी के जनघनत्व की बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो पूरे भारत की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक जनघनत्व आपका बिहार का है। ठीक है, और न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो सबसे कम आपका ARP अर्थात अरुणाचल प्रदेश का है। तो एक तो 4 पॉइंट आपके ये नोट करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी में। तो यूपी में अगर हम बात करें यहाँ पर तो सर्वाधिक जनघनत्व की दोस्तों बात करें तो ये गाजियाबाद का है। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, गाजियाबाद का है। और न्यूनतम जनघनत्व की बात करूं तो आपके ललितपुर का है। कहाँ का? ललितपुर का है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम प्रश्न पर आते हैं। हमसे बढ़ते हुए क्रम में पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश का जो जनघनत्व आपका कितना हो जाएगा? 17 जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। अंडमान निकोबार द्वीप की बात करो तो अंडमान निकोबार द्वीप का जो जनघनत्व आपका वो 46 हो जाएगा। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का जो जनघनत्व वो 52 हो जाएगा। इसी प्रकार सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको लगाया है। अगला प्रश्न आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? हमसे पूछा गया अनुसूचित जनजाति अर्थात ST कैटेगरी की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेघालय के नए राज्य गान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से शामिल हैं? यानी मेघालय का जो एक नया राज्य का जो गाना लॉन्च हुआ है उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो फटाफट बता सकते हैं, एक तरीके से करंट का भी ये प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, 60वां प्रश्न है ये। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए जो पहला कथन है उसे आप पढ़ेंगे कि 2 मिनट के इस गान में गारो, खांसी एवं अंग्रेजी भाषाओं के खंड शामिल हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसे जयंतिया या पनार भाषा के शब्द भी शामिल किए गए हैं। तो याद रखेंगे पहला जो क्वेश्चन है, जो विकल्प वो तो आपका सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया कि जयंतिया या पनार भाषा के शब्द भी शामिल यहाँ पर भी है। तो ये दोस्तों इन दोनों ही भाषाओं के शब्द इसमें शामिल नहीं किए गए, ना तो जयंतिया के और ना ही पनार भाषा के। तो इसीलिए विकल्प नंबर दूसरा गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? विकल्प आपके सामने है, बताइए द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया था वो किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में किया गया था? तो याद रखेंगे यहाँ पर मोरारजी देसाई के बारे में अगर हम समझें तो मोरारजी देसाई के बारे में 1979 की बात है। और इनके समय में ही कौन सा? याद रखें दोस्तों, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। तो विकल्प आपका पहला सी हो जाएगा। गठन कब हुआ? 1979 में। और रिपोर्ट की बात करें कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो वो डेट भी पूछी जाती है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1979 में गठित होने के बाद अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो इन्होंने दोस्तों 1 वर्ष बाद 1980 में अपनी इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, 1980 में इन्होंने क्या की थी? रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर विश्वनाथ प्रताप के बारे में, ठीक है, ये भी प्रधानमंत्री रहे। तो इनके समय में 1990 में इस आयोग ने क्या किया था कि इस आयोग को सरकारी आयोग की रिपोर्ट पर लागू किया गया था। इसी प्रकार सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्सा नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग किया गया, तो आप आराम से बता सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा इनमें से कौन सा देश नहीं है? ऑप्शन है ब्रुनेई, कंबोडिया, स्लोवाकिया और लाओस। विकल्प आपके सामने है, सही जवाब हो जाएगा। देखिए एक तो आपका ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है, कंबोडिया भी पड़ता है और लाओस भी पड़ता है। यहाँ पर जो स्लोवाकिया ये आपका इसके अधीन नहीं आता। अगर बात करें दक्षिण पूर्व एशिया की तो इसके अधीन कुल 10 कंट्री आती हैं। कितने देश आते हैं? तो मित्रों याद रखेंगे इसके अधीन 10 देशों को शामिल किया गया है, जिनमें आपके म्यांमार, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आते हैं। ये सब के सब दोस्तों जो 10 कंट्रियां दी गई ये सब के सब आसियान के सदस्य हैं। ठीक है, किसके? याद रखेंगे आसियान देश जो संगठन है ना उसके ये मेंबर हैं। ठीक, अगर बात करें आप स्लोवाकिया की तो ये जो कंट्री है दोस्तों आपका यूरोप महाद्वीप में आती है। ठीक है, कौन से में? तो ये यूरोप महाद्वीप में आती है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न 63 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। बात करें राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, तो जो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान वो आपके कटक उड़ीसा में देखने को मिलेगा, सही है। भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र, तो दोस्तों ये आपका कोयम्बटूर में देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर गलत दिया गया। तो ये कहाँ पर है, तो याद रख लेना दोस्तों, ये कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर, ठीक है। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, तो ये आपका गलत था। दूसरा, तीसरा जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, तो जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जो 1857 की क्रांति का जो पहला जो शुरुआत हुई थी वो बैरकपुर छावनी से ही हुई थी, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल में, तो ये भी सही सुमेलित है आपका। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान कुर्ग में दे रहा है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल बी यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। किसके बारे में बताना है, मीथेन के बारे में बताना है। तो पहला विकल्प आपके सामने देखिए दिया गया मीथेन के बारे में, यहाँ पर हम टिक करते हैं। पहले तो किसके बारे में हमें अध्ययन करना है, मीथेन के बारे में। पहला है कि यह तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। याद रखेंगे, मीथेन गैस एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है। दूसरा है कि लिग्नाइट कोयले में मीथेन गैस की मात्रा अधिक होती है। तो इसी प्रकार पहला भी कथन आपका गलत हो जाएगा और दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो मीथेन जो गैस है ना, मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। इसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रो परमाणु होते हैं। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, तो इसीलिए जो दोनों विकल्प दिए गए, दोनों का दोनों विकल्प आपके गलत दिए गए। अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। बताइए न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी शंघाई। शंघाई कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों ये चीन का एक शहर है, ठीक है। चीन का एक शहर है शंघाई, वहां पर इसका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी यहाँ पर स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय वो शंघाई चीन में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। 3 कथन दिए गए, तीनों कथनों को पढ़ेंगे, उसके बाद सही जवाब टिक करेंगे। बात करते पहले कथन की, तो ये कह रहा है कि इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई, तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंदौर यानी मध्य प्रदेश तथा नासिक महाराष्ट्र में स्थापित किए गए थे। याद रखेंगे दोस्तों, प्रारंभ में 5 क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी, जयपुर और मालदा थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा कि इसका उद्देश्य कमजोर वर्गों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि इसका मूल उद्देश्य कमजोर वर्गों को रियायती संस्थान के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो उपलब्ध कराना है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अब हम विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। अगर 1-3 कोई है तो बिल्कुल सही है, अगर 1-3 नहीं है तो चेक करते हैं कौन सा विकल्प होगा। 1-3 विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो दूसरा विकल्प था वो आपका गलत था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है देखिए कि ENAM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है ये क्या है, फटाफट बताइए ये क्या है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो आपको बताना होगा। पहला कि इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को की गई थी, तो ये बिल्कुल सही दिया गया कि जो ENAM है, यानी इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार, ENAM की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 माफ कीजिए 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। दूसरा पॉइंट है कि इस बाजार का सारा लेन देन इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन होगा, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि इस प्रणाली को अपनाने से पूर्व संबंधित राज्य सरकारों को कृषि उत्पादन मंडी समिति अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा, तो ये भी कथन बिल्कुल आपका सही है। इसीलिए तीनों के तीनों कथन यानी सभी कथन आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने शरदना फाल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। यहाँ पर फटाफट आप बता सकते हैं वो कौन सा विदेशी पत्रकार था, ठीक है, उसका नाम क्या था। याद रखेंगे नाम था ऑप्शन नंबर सी वेव मिलर। जी हाँ दोस्तों, वेव मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसने गांधी जी के दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में इनको ठहरा था और इन्होंने फरदाना जो पुलिस प्रशासन के अत्याचार का उल्लेख किया था वो यही व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वेव मिलर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न का नीचे दिए गए उपबंध पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3 उपबंध दिए गए, आप इन तीनों पर विचार करें, उसके बाद सही जवाब का चयन करें। जैसे नए राज्यों का गठन, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार,
संसद में गढ़ पूर्ति। ठीक, अब ये कह रहा है कि उपयुक्त में से किन उपबंधों में संशोधन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। यानी जो संशोधन हो सकता है वो साधारण बहुमत के द्वारा कौन कौन से कार्यों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बता सकते हैं कौन कौन से कार्यों के लिए साधारण बहुमत से हो सकता है। जैसे पहला दिया नए राज्यों का गठन, तो नए राज्यों का जो गठन होता है उसमें जो संशोधन होता है वो साधारण संशोधन ही होता है। दूसरा देगा राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, याद रखेंगे दोस्तों जो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है। तीसरा संसद में गढ़ पूर्ति, तो संसद में जो गढ़ पूर्ति होती है वो भी साधारण विधेयक के माध्यम से होती है। ठीक है, कौन से साधारण विधेयक के माध्यम से होती है। और एक बचा आपका राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, तो ये भी आपके साधारण बहुमत से ही पारित किए जाते हैं। इसीलिए तीनों के तीनों विकल्प आपके क्या होंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे बोला गया कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जैसे आर्टिकल दिए गए, दूसरी तरफ विषय वस्तु दी गई है। जैसे आर्टिकल 43 की अगर हम बात करते हैं तो कर्मचारियों के निर्वाह वेतन के यहाँ पर वर्णन करता है, तो ये तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा है आर्टिकल 44, ये कह रहा है समान नागरिक संहिता, ये भी बिल्कुल आपका सही है। 48 के बारे में पढ़े तो ये कह रहा है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, तो ये भी आर्टिकल आपका सही है। 50 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, याद रखेंगे दोस्तों आर्टिकल जो 50 में उल्लेख किया गया है वो कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना कहा गया है। किसका, याद रखेंगे कार्यपालिका का, ठीक है, न्यायपालिका से अलग या पृथक करना, न्यायपालिका। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि आर्टिकल 50 में किसका उल्लेख है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना, आर्टिकल 50। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यही एक सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए हैदर अली के बारे में दो फैक्ट दिए गए। पहला है कि इसने डिंडीगुड़ में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया, तो बिल्कुल सही है कि हैदर अली ने, दोस्तों वो सन भी आपसे पूछी जा सकती है कि हैदर अली ने जो डिंडीगुड़ में जो आधुनिक शस्त्रागार की जो स्थापना की थी वो किस वर्ष की गई थी। तो वो डेट आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वो डेट थी 1755। ठीक है, कौन सी डेट थी, 1755 में ये कार्य इन्होंने किया था। दूसरा का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान वो हुआ था 1782 में। ठीक है, कब, 1782 में। और इसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और इनके बाद इनका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया गया और दूसरा जो विकल्प दिया गया दोनों के दोनों विकल्प आपके सत्य होंगे। प्रश्न नंबर ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनिज संसाधन और दूसरी तरफ क्षेत्र या जिले दिए गए। जैसे यहाँ पर दिया गया सैंड स्टोन, सैंड स्टोन की बात करें दोस्तों तो ये आपके अहरौर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, अहरौरा में देखने को मिलेगा। जिप्सम की बात करें साथियों तो जिप्सम आपका झांसी में देखने को मिलेगा। अगर यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम के लिए दोस्तों ललितपुर प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। और ग्रेनाइट की बात करें तो इसके लिए आपको दोस्तों बांदा में टिक करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने दो कथन दिए गए, आप दोनों कथनों पर विचार करेंगे, उसके बाद आप आंसर टिक करेंगे। भारत में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश में की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों ये जो पहला विकल्प दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में स्थित है। कहां पर, याद रखेंगे लखनऊ में स्थित है। तो ये भी कथन आपका सही है, इसीलिए दोनों कथन आपके सही हो जाते हैं। याद रख लेना यहाँ पर कि प्रथम वन्य जीव संरक्षण संगठन की स्थापना 1956 उत्तर प्रदेश में की गई। मुख्यालय या प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में स्थित है। अगला अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी, ये प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका रीजनिंग का, क्योंकि सीरीज का नंबर है। ठीक है, श्रृंखला का है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अगला अंक आपके सामने क्या आएगा। बात करेंगे 12, तो 12 में दोस्तों हमने क्या किया होगा, 12 में हमने कितना प्लस किया होगा, तो आप याद रखेंगे 12 में हमने 8 को प्लस किया होगा, तभी तो हमारा टोटल 20 हुआ होगा। 20 में हमने कितना प्लस किया होगा, तो हमने दोस्तों यहाँ पर 10 को प्लस किया होगा। अब 30 में कितना प्लस किया होगा, तो फिर हमने इसमें 12 प्लस किया होगा, यानी पहले 8 उसके बाद 10 उसके बाद 12। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर अब आपकी जो अगली बारी आएगी वो 14 की आएगी। 14 हम जब इसमें प्लस करेंगे किसमें, 42 में, तो हो जाएगा आपका कितना 6 और इधर कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 56, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों इसी क्रम में, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और मैं आपको मैथ के रीजनिंग के प्रश्नों पर अक्सर फोकस करता हूं, क्योंकि दोस्तों ये 15 आपके प्रश्न ऐसे आएंगे कि आप चाहें तो 15 में दोस्तों 15 भी कर सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाए जाएंगे मैथ और रीजनिंग के।
अगला प्रश्न ब्याज का है कि किसी निश्चित राशि पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, वो भी साधारण ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पर कोई निश्चित राशि नहीं दी गई तो आप इसको मान सकते हैं कि राशि होगी पी। ठीक है, समय कितना दिया गया तो आप याद रखेंगे 3 वर्ष, और रेट कितना है तो आपके सामने 15%, बट्टे में कितना आएगा 100 आ जाएगा। और ब्याज कितना, तो ये बोला गया कि साधारण ब्याज 3600 रुपए है। कितना ब्याज है 3600 रुपए। तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों, मूलधन पूछा है यहाँ पर। ठीक है, पी पूछा है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 से आप इसको काटेंगे तो 3 से कट जाएगा दोस्तों आपका 1 2 यानी 12 बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 से आप काटेंगे, 5 से आपका 3 बार कटेगा, और 5 से इस संख्या को आप काटेंगे तो 5 से ये आपका 20 बार कटेगा। 3 से आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये डबल 4, और 400 का जब आप गुणा करेंगे कितने में 20 में, तो 4 दूनी 8, यानी ये जो आपका निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8000 रुपए मूलधन निकल के आएगा। विकल्प नंबर ए को आप टिक कर देंगे। मूलधन कितना आएगा निकल के, तो दोस्त आपका मूलधन 8000 रुपए निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 76 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, तो बिल्कुल सही कथन है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के 17.5% के बराबर यानी 17.5 है, तो बिल्कुल ये भी कथन आपका सही है। और ये प्रश्न पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, तो आरओ में भी ये प्रश्न आने के पूरी तरीके से चांस रहेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है। पहले तो ये समझेंगे कि शिशु लिंगानुपात दर्ज कब से कब तक किया जाता है, तो 0 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के व्यक्ति को शिशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, इनको हम शिशु में ऐड करते हैं। अब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इसके मामले में सर्वाधिक वृद्धि कौन से राज्य ने दर्ज की है, तो वो राज्य हो जाएगा लक्षद्वीप। विकल्प नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, माफ कीजिए, आगे बढ़ते हैं। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। कितने की वृद्धि दर्ज की है, देखिए अभी यहाँ पर बताते हैं। 2001 का आंकड़ा लेंगे और इसके बाद 2011 का आंकड़ा लेंगे, तभी तो पता चलेगा कितनी वृद्धि की है। 2001 में जो पंजाब का शिशु लिंगानुपात था वो दोस्तों आपका 798 यानी 798 था। वही 2011 में ये जो लिंगानुपात बढ़कर हुआ वो कितना हुआ, 846 हो गया। तो वृद्धि कितने की दर्ज हुई यहाँ पर, 48 की, यानी 48 लिंगानुपात में वृद्धि इन्होंने दर्ज की, वो भी प्लस में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य। अगला प्रश्न है, वीवीपैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने अक्सर वोटिंग की होगी, जिनकी उम्र 18 प्लस होती है, सभी लोग लोकसभा, राज्यसभा, माफ कीजिए लोकसभा, विधानसभा या फिर किसी पंचायत चुनाव में आप वोटिंग करते हैं, तो आपने वहां पर अक्सर इस बारे में जिक्र सुना होगा वीवीपैट। इसके बारे में आपको बताना है। पहला कथन है कि यह चुनाव संबंधी संभावित धोखाधड़ी या ईवीएम में खराबी का पता लगाने में मदद करती है। दूसरा है कि यह संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक परिधानों का ऑडियो करने का एक साधन प्रदान करती है, ऑडिट करने का। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप बता सकते हैं। 2 विकल्प दिए गए, दोनों के दोनों विकल्प आपके सही दिए गए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में बढ़ते हैं। एक तरफ झीलें दी गई, दूसरी तरफ राज्य दिए गए, पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर जैसे देखिए रेणुका झील, रेणुका झील की बात करें दोस्तों, तो रेणुका झील आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगी, जिसको हम एचपी लिख देते हैं शॉर्ट में, तो आप समझे हिमाचल प्रदेश। तो पहला ही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रूपकुंड कहां पर है, ये दोस्तों उत्तराखंड में। वेम्बनाड झील केरल में, बुलर झील जम्मू कश्मीर में। तो ये सारी सुमेलित है। रेणुका झील याद रखेंगे, ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 कथन दिए गए वाणिज्यिक कृषि के बारे में। पहला कथन कह रहा है कि चाय एक उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। दूसरा, भारत की सुरमा घाटी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर हम एक एक करके समझेंगे कि जो चाय है वो कैसा उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कैसा, उष्ण, यहाँ पर आपका उपोष्ण की जगह होना चाहिए उष्ण। ठीक है, कैसा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, तो इसीलिए पहला विकल्प गलत। भारत की सुरमा घाटी, अब यहाँ पर देखिए दिया गया सुरमा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, चाय के लिए प्रसिद्ध है, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसीलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहला गलत है दूसरा सही है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। अगला जवाब है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है या होता है। अपच का उपचार करने के लिए बताना होगा किस औषधि का आपको उपयोग करना होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीसिड का। जी हाँ दोस्तों, एंटीसिड का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो विकल्प नंबर सी। नेटल के बारे में आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया विकल्प नेटल, बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा। पहले तो नेटल के बारे में समझेंगे। नेटल है क्या, तो नेटल एक शाकीय पादप है। क्या है, नेटल एक शाकीय पादप है, यानी यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया गया कि यह एक शाकीय पादप है, बिल्कुल सही दिया गया।
इसके पत्ते में डंकनुमा बाल होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया। किसके बारे में? नेटल के बारे में। इन बालों में मेथिल ऑयल अम्ल का स्राव होता रहता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। असत्य बोला यानी गलत वाला, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे। बेल एक्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बता सकते हैं साथियों ये क्या हो जाएगा बेल एक्शन? तो बेल एक्शन लग्जमबर्ग, बेल्जियम या नीदरलैंड का एक व्यावसायिक संवर्ग है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड का एक व्यापारिक संघ है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब पहला हो जाएगा। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में जो दो कथन दिए गए थे ये दोनों के दोनों सही है, याद रखेंगे कि बेनेलक्स का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स में। और बेनेलक्स है क्या? एक तरीके से व्यापारिक संगठन है। कौन कौन से देशों का? नीदरलैंड का, बेल्जियम का और लग्जमबर्ग का। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संगठन, दूसरी तरफ मुख्यालय दिए गए। जैसे यहाँ पर दिया गया कि विश्व व्यापार संगठन, तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय वो जेनेवा में दिया गया, तो पहले का पहला हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का संगठन पूछा जाता तो ये मनीला में हो जाएगा, दूसरे का दूसरा। आसियाना के संगठन की बात करें तो आसियाना का जो संगठन दोस्तों जकार्ता हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि दक्षिण पूर्व एशिया के 10 कंट्रियों का समूह आसियाना कहलाता है। ओपेक की बात करें तो ओपेक का जो मुख्यालय दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया में हो जाएगा। तो इस प्रकार सभी सही सुमेलित हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4, ठीक है, सभी के सभी सही सुमेलित हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट के माध्यम से सही का जवाब दीजिए। लोक नृत्य, तो दूसरी तरफ केंद्र या राज्यों को वर्णन दिया गया है। जैसे यहाँ पर चरुकला नृत्य के बारे में पूछा गया है कि चरुकला नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है? तो ये नृत्य दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है, ठीक है। फरहुल नृत्य की बात करें तो ये नृत्य आपका छत्तीसगढ़ से संबंध रखता है, ठीक है। अग्नि नृत्य की बात की जाए तो दोस्तों ये अग्नि नृत्य आपके राजस्थान से संबंध रखता है। और जाब्रो नृत्य की बात करें तो दोस्तों ये लद्दाख राज्य से संबंध रखता है। तो इसी प्रकार सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले का चौथा, ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभी कथन, दूसरे को कार्ड कहा गया है। अब एक कथन को पढ़ेंगे कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। तो ये बिल्कुल कथन सही है दोस्तों कि महमूद गजनवी जो भारत पर आक्रमण किए थे वो कितनी बार किए थे? याद होगा दोस्तों आपको, 17 बार आक्रमण किए थे। दूसरा कि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो महमूद गजनवी था ये भारत से धन संपत्ति को लूटना चाहता था, ना कि भारत में स्थायी मुस्लिम की स्थापना करना। तो पहला कथन आपका क्या हो जाएगा? सही। और दूसरा जो कथन दिया गया यानी आर वाला जो दिया गया वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो ए सही है, आर गलत, विकल्प नंबर सी को टिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषद और दूसरी तरफ मुख्यालय दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में, तो बिल्कुल पहले का पहला सही हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना नहीं वाला, तो पहले का तो पहला आपका सही सुमेलित हो जाएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो ये मध्य क्षेत्रीय परिषद जो दिया गया दोस्तों वो भोपाल यहाँ पर दे रहा, तो ये गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इलाहाबाद, ठीक है, क्या होना चाहिए? तो याद रख लेना दोस्तों ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद। तो दूसरा गलत है, पूर्वी, ये तो तीसरा फिर सही होगा, चौथा भी सही होगा। तो आप इनको याद रख लेना किसका कहां पर होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर याद रख सकते हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद दिल्ली में, मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद में, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता में, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद मुंबई में। तो ये चारों के चारों आपको याद हो जाएंगे। विकल्प नंबर बी को टिक करके अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल लोग हैं। ये प्रश्न दोस्तों कम से कम मैं आपको बता चुका हूं कि 10 से 15 बार कम से कम ये यूपीपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछा होगा। इतना इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन या कौन कौन से लोग वोट डालते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब यहाँ पर हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। पहला यहाँ पर दिया गया है कि लोकसभा के सभी सदस्य, तो पहला गलत हो जाएगा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो दूसरा जो दिया गया कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये आपका बिल्कुल सही होगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपका सही होगा। राज्य विधान परिषदों के सभी सदस्य, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए लोकसभा के सभी सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कैसे? निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो यहाँ पर दिया नहीं, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इतने ही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 88वें प्रश्न की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 3 बिल्कुल कथन सही है। अगला प्रश्न है कि एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो ये समझे कि जो एजेंडा 21 है ये क्या है, कब आया, क्या इसका उद्देश्य था, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एजेंडा 21 बताइए फटाफट, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
ठीक है, एजेंडा 21। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक 1992 में एक सम्मेलन हुआ था, 1992 में। सम्मेलन का नाम था रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और इसको हम कह सकते थे एक तरीके से पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन भी इसको कहा जाता है। इसमें आप 21 को ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या था। ठीक है, पहला पढ़ेंगे आप कथन। पहला कथन है कि यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित एक योजना है। तो जो पहला दिया गया यह कथन क्या दिया गया, हमसे पूछा कौन कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर जो पहले का जो विकल्प होगा वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा यह दाढ़ी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब पहले में गलती क्या थी, याद रखेंगे जो कह रहा है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ये ओजोन परत के से संबंधित नहीं है। यह पारिस्थितिकी विनाश आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने पर बल देता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 90वां, निम्नलिखित में से किसमें वही संबंध है जो एल के और ओपी के बीच में है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका रीजनिंग का दिया गया है। आइए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इन दो अक्षरों का संबंध इन दो अक्षरों से कैसे दिया गया है। जैसे एल का बात करें और के का, तो ओपी से संबंध दे रहा है। ठीक है, तो एल का अगर आप विपरीत याद होगा तो एल का विपरीत ओ होता है, और के का विपरीत अगर आपको याद होगा तो इसका के का विपरीत पी होता है। विपरीत क्या होता है, आपको क्या करना है, इसमें एबीसीडी में टोटल कितने अक्षर होते हैं, तो आप सभी को दोस्तों पता होगा इनमें जो टोटल अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं। तो आपको क्या करना है, ए से लेकर एम तक, यानी कहां से, ए से लेकर एम तक आपको 13 शब्द इस तरीके से लिखने हैं, फिर 13 शब्द आपको इस तरीके से लिखने हैं, क्योंकि यहां से एन ओ पी क्यू और जेड आपका ए के नीचे आएगा। फिर आप ऐसे याद करेंगे, ए के अपोजिट जेड, एम के अपोजिट एन, ठीक है, ओ के अपोजिट आपका जो भी आएगा वो, पी के अपोजिट जो भी आएगा वो। ठीक है, इस तरीके से आप इनको अपोजिट याद रखेंगे। तो एल का अपोजिट दोस्तों ओ होता है, के का अपोजिट आपका पी हो जाता है। अब इसी क्रम में हमसे पूछा गया है कि आप यहाँ पर बताइए विकल्प के माध्यम से कौन सा हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। ए का अपोजिट तो जेड हो जाएगा, ठीक है, पर बी का अपोजिट ए नहीं होता, तो पहला गलत हो जाएगा। सी को चेक करते हैं, जी का अपोजिट तो टी हो जाएगा, और एम का अपोजिट एन, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से श्रम बाजार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यहाँ पर पूछा गया कि कौन कौन से वो श्रम है जो बाजार को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बताइए। यहाँ पर विकल्प आपके सामने दिए गए, आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से वो श्रम हो जाएंगे। याद रखें दोस्तों, श्रम बाजार को प्रभावित करने वाले कारक बहुत होते हैं, जिनमें से हम एक एक करके समझेंगे। पहला कि क्षेत्र का आर्थिक आधार एवं संरचना, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा औद्योगिक विविधता, तो ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर दिया गया युवाओं का कौशल, तो ये भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला दिया गया सार्वजनिक व्यय, तो ये भी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो चार विकल्प दिए गए थे, चारों के चारों इसी का दिन आते हैं, तो उपयुक्त तो डी आपका टिक करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न अगला देखिए आपके सामने आ चुका है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको यूएनडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, जिसको हम यूएनडीपी के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। पहला कथन है कि इसके वर्तमान स्वरूप की स्थापना वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जो विकास कार्यक्रम है, जिसको संयुक्त राष्ट्र विस्तारित तकनीकी सहायता 1949 और इसके अधीन हम कह सकते हैं, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी। ये बिल्कुल आपका पहला कथन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे कथन की तरफ। ठीक है, दूसरा कथन कहता है कि यह सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देशों के प्रयासों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर जो दूसरा कथन दिया गया, ये भी कथन आपका दोस्तों सही दिया गया है। दोनों कथन आपके सही हैं, विकल्प नंबर सी। 93वां प्रश्न है कि कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन कौन से हैं। दो कथन दिए गए। पहला कथन दे रहा है कि भारत में सर्वाधिक एंथ्रोसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो पहला कथन दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि एंथ्रोसाइट कोयला भारत में ना के बराबर पाया जाता है। भारत में जो सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है उसका नाम है बिटुमिनस। कौन सा, बिटुमिनस। ठीक है, याद रख लेना, बिटुमिनस, ये वाला कोयला भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरा कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सिंगरैनी है। यहाँ पर देखिए सिंगरैनी दिया गया है, याद रखेंगे भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ना, वो दामोदर घाटी है। कौन सा, दामोदर नदी घाटी, ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दूसरा भी कथन गलत। तो दोनों के दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दूसरा। अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ अम्ल दिए गए, दूसरी तरफ फल या पदार्थ दिए गए। जैसे बात करते हैं सबसे पहले मैलिक अम्ल की, तो मैलिक अम्ल जो आपका सेब में देखने को मिलेगा। तो मैलिक अम्ल किस में देखने को मिलता है, सेब में। टार्टेरिक अम्ल की बात करें दोस्तों, तो ये आपका अंगूर में देखने को मिलेगा। ठीक है,
साइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये दोस्तों आपका बेरी में देखने को मिलेगा, और एसिटिक अम्ल की बात करें दोस्तों ये आपका सिरका में देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, पहले का चौथा और बी का तीसरा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पारिस्थितिकी कृषि के बारे में आपको बताना होगा कि यह क्या कहना चाहता है। पहला कथन पढ़ेंगे दोस्तों। पहला कथन कह रहा है कि इस कृषि में जीवाश्म पदार्थों वाले कृषि आगतों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कि इस कृषि पद्धति में कीटनाशकों, कवकनाशकों एवं शाकनाशकों का प्रयोग अधिक पैमाने पर किया जाता है। तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन कौन से विकल्प सही हो जाएंगे। अब देखिए जो दूसरा दिया गया है कि यहाँ पर जो कीटनाशकों, कवकनाशकों एवं शाकनाशकों का अधिक पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिक पैमाने पर इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला कि इस कृषि में जीवाश्म पदार्थों वाले कृषि आयतों का प्रयोग किया जाता है, तो ये वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल विकल्प नंबर एक आपका सही हो जाएगा। अगला हाइड्रोजेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपको हाइड्रोजेल के बारे में बताना है दोस्तों। तीन कथन दिए गए, तीनों कथनों को पढ़ के आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं। जैसे पहला कथन दिया गया है कि यह पानी में माइक्रोप्लास्टिक को हटाने में सक्षम है, तो बिल्कुल सही है। बात किसकी हो रही है? हाइड्रोजेल की। इसके निर्माण से 3 पॉलीमर परतों का उपयोग किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम आकार के सूक्ष्म कण होते हैं, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार सही कथन होंगे ऑप्शन नंबर डी के तीनों के तीनों कथन आपके दोस्तों सही हो जाएंगे। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ मापक दिए गए, दूसरी तरफ अनुप्रयोग दिया गया है। आप बता सकते हैं कि किसका मापक कौन करता है। जैसे बात करें लैक्टोमीटर की, तो लैक्टोमीटर का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों लैक्टोमीटर का कार्य होता है दूध के सापेक्ष घनत्व को मापन। तो पहले का तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर का जो काम होता है वो हवा की आर्द्रता को मापना होता है, तो दूसरे का दूसरा सही हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर की बात करें तो इसका कार्य होता है विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच करना, तो ये भी सही है। पायरोमीटर उच्च ताप को मापना। तो चारों के चारों विकल्प आपके दोस्तों सही दिए गए। अब आप इसको विकल्प के माध्यम से सही जवाब का चयन करेंगे, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। अगला प्रश्न आपके सामने कि अम्लीय वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अम्लीय वर्षा के बारे में कौन कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे। जैसे पहला कथन दिया गया कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, तो बिल्कुल पहला सही दिया गया दोस्तों। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है, वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान बढ़ जाता है। दोस्त याद रखेंगे, जब भी अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होगा तो जल का जो पीएच मान होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय वर्षा का क्या है? कम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बढ़ना की जगह कम हो जाता है, तो इसीलिए दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, पहला कथन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न 99वां प्रश्न कह रहा है, देखिए आपके सामने कि भारत सरकार के किन टकसालों में सिक्कों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पदकों का भी उत्पादन किया जाता है। यानी भारत में से कौन कौन सी टकसालें हैं जिनमें ये कार्य किए जाते हैं, तो वो टकसालें हो जाएंगी आपकी, एक तो देखिए मुंबई हो जाएगी और दूसरी आपकी कोलकाता हो जाएगी, तो विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं आपको सबसे पहले मुंबई टकसाल की। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुंबई टकसाल की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1830 में इसकी स्थापना की गई थी। अब लगे हाथ हम दूसरी एक तो कोलकाता को भी देख लेते हैं, कोलकाता की स्थापना कब हुई? कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। तो इसी के साथ हम हैदराबाद को भी देख लेंगे, हैदराबाद। तो हैदराबाद टकसाल की जो स्थापना हुई थी वो कौन से वर्ष थी? वो वर्ष थी दोस्तों 1903। तो ये डेटे आपको याद रखनी है, कौन सी टकसाल की स्थापना कब हुई। कोलकाता टकसाल की अगर बात करें तो कोलकाता टकसाल की जो स्थापना हुई थी वो सन थी दोस्तों आपके 1950। अब यहाँ पर एक और बच्चे आपके नोएडा, ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि नोएडा टकसाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो सन थी आपकी 1989। यहाँ पर 4 टकसालें दी गई थी, हमने चारों को क्रम से देख लिया कौन सी टकसाल किस वर्ष स्थापित हुई थी, क्योंकि कभी भी इनका क्रम आपके लिए लगाने आ सकता है, इनको क्रम से लगा दीजिए तो आप आराम से क्रम से लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका मुंबई आएगा, तो नंबर 1 पर मुंबई हो जाएगा, नंबर 2 पर आपका क्या हो जाएगा? हैदराबाद, नंबर 3 पर आपका कोलकाता और नंबर 4 पर आपका नोएडा। तो इसी प्रकार आप इसको सही कर सकते हैं। हमसे पूछा गया था कि कौन कौन सी टकसालें सिक्कों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पदकों का भी उत्पादन करती हैं, तो वो थी आपकी एक तो मुंबई और दूसरी थी आपकी कोलकाता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, एक तरफ कथन और दूसरा कारण दिया गया, बताइए। कथन को आप पहले पढ़ेंगे, ठीक है। कथन कह रहा है
कि बैंकों को अपनी मांग एवं सार्वजनिक जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग नगद, स्वर्ण और मान्यता प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना आवश्यक होता है। दूसरा कह रहा है कि जमाकर्ताओं की धन निकासी की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। तो अब आप बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो पहला भी दोस्तों कथन सही है, दूसरा भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप यहाँ आराम से बता सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। पहला है कि वर्धा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था या जो प्रस्तुत किया गया था वो डेट थी 14 जुलाई। ठीक है, डेट थी 14 जुलाई और सन थी 1942 यानी 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई और वहीं पर यह प्रस्ताव पारित हुआ। तो पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ऑपरेशन जीरो आवर, यहां पर देखेंगे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यह भी विकल्प आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करके आगे आप बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि वित्तीय आपातकाल के बारे में आपको बताना है। ठीक है, किसके बारे में, वित्तीय आपातकाल के बारे में। यहाँ पर आपके सामने कथन दिया गया है, देखिए पहला है कि संविधान में इनकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। याद रखेंगे दोस्तों, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को तिथि के 2 माह के भीतर संसद स्वीकृति देता है। कितने, याद रखेंगे 2 माह के भीतर संसद स्वीकृति देता है। दूसरा कि इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। याद रखेंगे इसको जारी रखने के लिए संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है। तो इसी प्रकार आप इसका सही जवाब बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा। अब चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, इसके सही जवाब को देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो दोनों कथन दिए गए थे दोस्तों, दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए, सही कथन आपको बताना है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय के व्यापार को छोड़कर भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। याद रखेंगे 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो भारतीय व्यापार कंपनी का एकाधिकार समाप्त करना ही था। तो इसी प्रकार इसका जो पहला दिया गया वो क्या हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा का 1833 के चार्टर एक्ट ने चाय के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये भी कथन आपका सही है। तो इन दोनों एक्ट के बारे में याद रखना है, 1833 और 1813 के बारे में। सही जवाब की तरफ टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कौन कौन से तत्व गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डीपीएसपी के बारे में पूछा गया कि गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित नहीं है। तो बता सकते हैं राज्य के डीपीएसपी के बारे में। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, चारों को पढ़ के आप टिक कर सकते हैं। पहला है कि ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन गांधीवादी है। कमजोर वर्ग के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना गांधीवादी है। समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये दोस्तों गांधीवादी नहीं है, क्योंकि ये जो आर्टिकल दिया गया वो 39D में इसका उल्लेख किया गया। तो विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। जैसे बात हो रही है सबसे पहले रामगढ़ झील की, तो रामगढ़ झील दोस्तों आपके गोरखपुर में देखने को मिलेगी। कहाँ पर, गोरखपुर में। सोरहा ताल की बात करें तो ये दोस्त आपके बलिया में देखने को मिलेगा, तो इसको आप बलिया टिक करेंगे। नवाबगंज की बात करें तो नवाबगंज आपका उन्नाव में, और औंधी ताल की बात करें तो दोस्त आपके वाराणसी में देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार आप इसको सुमेलित करेंगे और ऑप्शन की तरफ जाके आप इसको टिक कर देंगे। तो सही जवाब होगा पहले का तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया। प्रश्न कह रहा है, देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार घटते हुए पुरुष साक्षरता वाले केंद्र या राज्यों को एक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए साक्षरता के मामले में बात हो रही है, वो भी पुरुष साक्षरता के मामले में। तो पूरे भारत में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पुरुष साक्षरता वो आपके केरल की होगी, क्योंकि केरल की साक्षरता सबसे ऊपर है। और केरल की अगर साक्षरता की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर 96.1% यहाँ पर साक्षरता दी गई है। अब अगर हम दूसरे स्थान वाले राज्य की बात करें तो उसका नाम हो जाएगा लक्षद्वीप, क्योंकि खरमूजे को देखकर खरमूजे पर रंग आएगा। तो लक्षद्वीप भी आपका क्या है, केरल का पड़ोसी है, तो इसका भी रंग इस तरह ही है। इसकी जो साक्षरता दी गई है वो 95.6 दी गई है, 95.6%। तीसरे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसी का एक दूसरा मतलब अपोजिट वाला है मिजोरम। ठीक है, कौन सा है, मिजोरम। अब मिजोरम में भी साक्षरता दर काफी तेज है। इसकी कितनी साक्षरता दर है, इसकी 93.3%। तो ये 3 आपके उच्च साक्षरता दर वाले आपके कौन है, राज्य हैं। ये पुरुष साक्षरता दर की बात हो रही है। अब आप इसको देख सकते हैं, केरल,
केरल के बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर देंगे और आप इन तीनों पॉइंटों को याद रखेंगे किसका कितना % पूर्व साक्षरता है। अगला प्रश्न है कथन और कारक के माध्यम से। देखिए कथन क्या कह रहा है, भारत विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में चाय का उत्पादन गृह क्रांति के कारण बढ़ा है। अब आप बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। याद रखेंगे भारत विश्व में चाय का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है, ये तो बिल्कुल सही बात की गई है, पहला कथन सही है। अगर क्रांति की बात की जाए तो भारत में इसके लिए कोई क्रांति नहीं की गई है, इसीलिए कार्ड आपका गलत हो जाएगा कि चाय का उत्पादन से संबंधित कोई भी क्रांति नहीं हुई अभी तक, तो इसीलिए कार्ड गलत हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला कथन सही और दूसरा कथन आपका गलत होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा का संबंध ग्रीष्म ऋतु से नहीं है। बताइए इनमें से कौन सी वर्षा का संबंध ग्रीष्म ऋतु से नहीं है। बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी मावट वर्षा। देखिए आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु में, चाय वर्षा ग्रीष्म ऋतु में, कॉफी वर्षा ग्रीष्म ऋतु में, मावट वर्षा का जो संबंध है दोस्तों वो आपका देखने को मिलेगा कौन से, याद रखें पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होता है। कौन से, याद रख लेना दोस्तों, पश्चिमी, वो भी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से ये मावट होती है। ठीक है, मावट होती है और ये मावट जो शब्द दिया गया राजस्थान की तरफ आता है। ठीक है, राजस्थान राज्य को इंगित करता है मावट के बारे में। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रदेश और दूसरी तरफ राजधानियां दी गई है। जैसे केन्या की बात करें तो केन्या की जो राजधानी उसका नाम है नैरोबी, तो केन्या देश की राजधानी क्या हो जाएगी, नैरोबी हो जाएगी। कांगो की बात करें तो कांगो की राजधानी हो जाएगी दोस्तों क्या, तो ब्राजील, क्या हो जाएगी, ब्राजील। गैबोन की बात करेंगे साथियों तो गैबोन की जो राजधानी आपकी हो जाएगी लिब्रेविले, तो क्या हो जाएगी, लिब्रेविले। आगे बात करें युगांडा की तो युगांडा की राजधानी हो जाएगी कंपाला। तो इसी प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया गया कार्बोहाइड्रेट से। प्रश्न कह रहा है कि सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अभी मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में प्रश्न है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहला कथन दिया गया उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहला कथन है कि कार्बोहाइड्रेट सब्जियों में स्टार्च एवं शर्करा के रूप में पाया जाता है। तो पहला जो विकल्प दिया गया वो बिल्कुल दिया गया, क्योंकि सब्जियों में आपको बताना है आलू, शकरकंद एवं गाजर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो बिल्कुल ये भी कथन सही है। याद रखेंगे किस किस में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है, तो इसका सही जवाब आपको याद रखना होगा। ठीक है, कि किस किस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आलू में, शकरकंद में और गाजर में। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों के दोनों विकल्प आपके सामने सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, बताइए फटाफट इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो बताइए क्या बात हो रही है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, आप बता सकते हैं क्या देख सकता है। ठीक है, पहला विकल्प दिया गया वो कह रहा है कि नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, पहला ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि जिसमें दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति क्या देख सकता है, नजदीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। अगला प्रश्न है कि मोबाइल चार्जर होता है। तो बताइए मोबाइल चार्जर क्या होता है। याद रखेंगे दोस्तों मोबाइल चार्जर जो होता है वो एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, तो विकल्प नंबर बी को टिक कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है नीचे विकल्प आपको बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। एक तरफ इस्पात संयंत्र, दूसरी तरफ सहयोगी देश दिए गए हैं। बता सकते हैं आराम से इसका कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा। जैसे बात करेंगे भिलाई, तो भिलाई की जो स्थापना की गई थी वो छत्तीसगढ़ में की गई थी सोवियत संघ रूस के माध्यम से। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। दुर्गापुर की बात करें दोस्तों तो दुर्गापुर में जो स्थापना की गई थी वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है दुर्गापुर, और ये स्थापना की गई थी ब्रिटेन के सहयोग से। आगे राउरकेला की बात करें दोस्तों तो राउरकेला में जो स्थापना की गई थी वो उड़ीसा राज्य में आता और ये पश्चिम जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। इसी प्रकार बोकारो की बात करें तो बोकारो की जो स्थापना की गई थी दोस्तों ये आपके किसके सहयोग से की गई थी, झारखंड में। तो याद रखेंगे दोस्तों बोकारो में जो तीसरी पंचवर्षीय नौकाकोड़ा बोकारो में जो स्थापना की गई थी वो भी आपके रूस के सहयोग से की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी आप रूस या सोवियत संघ को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है कामबेथोल चित्रकला किस देवता से संबंधित है। बता सकते हैं तो ये जो चित्रकला संबंधित है ये आपके दोस्तों देवी काली से संबंधित है। विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये राज्य पूछा जाता है केरल के मंदिरों से संबंधित है। कहाँ के, केरल के मंदिरों से संबंधित है। तो विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया दोस्तों 15 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिया अल हिलाल, ये समाचार पत्र है अल हिलाल, और इसको जो संपादक थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो पहला आपका सही है। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया के जो संपादक थे उनका नाम था एनी बेसेंट, ये भी सही है। तहजीब उल अखलाक, इसके जो संपादक थे उनका नाम था सर सैयद अहमद खान, तो तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप याद रख लेना सर सैयद सैयद अहमद खान, अहमद खान, तो ये इसके संपादक थे।
संवाद कौमुदी के राजा राम मोहन राय, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तीनों को आप याद रखेंगे, अल हिलाल, न्यू इंडिया और संवाद कौमुदी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन किस लिए महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है? पहले तो ये समझे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था, ये कौन सी जगह पर हुआ था? तो उस जगह का नाम आपको याद रखना है, उस जगह का नाम था लाहौर। कहां पर हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, अब पहला कथन पढ़ेंगे कि कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। दूसरा, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो इसी प्रकार इसका सही जवाब हमसे पूछा गया है कि इनमें से क्यों, ये क्या दिक्कत है इसकी। ठीक है, अब इसके बता सकते इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। यह कार्य किसमें हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहले तो ये समझना होगा कि आपातकाल के बारे में पूछा गया है, तो आपातकाल कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये जो आर्टिकल का वर्णन दिया गया है वो कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 352। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? याद रख लेना, आर्टिकल नंबर 352 में इसके बारे में वर्णन दिया गया है। अब पहला कथन कहता है कि संविधान लागू होने के बाद से वर्तमान समय तक राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल एक बार की गई है। तो दोस्तों, जब से संविधान लागू हुआ है तब से हमारे देश में ये एक बार नहीं हुआ है, कितनी बार हो चुका है? 3 बार इसका कार्य हमारे देश में हो चुका है, या 3 बार ये हमारे देश में आपातकाल लग चुका है। अगला, वित्तीय आपातकाल की घोषणा वर्तमान समय तक 2 बार हो चुकी है। तो वित्तीय आपातकाल की अगर बात करें तो अभी तक हमारे देश में एक भी बार नहीं लगी, इसीलिए पहला कथन भी गलत और दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर डी को टिक कर देंगे दोस्तों, एक भी बार अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला, नीचे कथन दिए गए हैं, प्राधिकरण निकायों के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए बताते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्राधिकरण के बारे में। ठीक है, पहले लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाते हैं क्योंकि डाउन होने वाला है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, प्राधिकरण निकायों के बारे में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए पहला दिया गया प्राधिकरण निकायों के बारे में। ठीक है, पहला जो आपके सामने दिया गया यह कह रहा है कि न्यायिक प्राधिकरण, दूसरा अर्ध न्यायिक प्राधिकरण, तीसरा विधिक प्राधिकरण, चौथा प्रशासनिक प्राधिकरण। अब आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से जो प्राधिकरण या निकाय है वो विरुद्ध उत्प्रेषण रिट के लिए जारी किए जा सकते हैं। यहाँ पर सही जवाब होगा, देखिए पहला, दूसरा और चौथा, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बोला गया कि किन किन प्राधिकरणों निकायों के बारे में उत्प्रेक्षण रिट जारी की जा सकती है। तो आप याद रखेंगे न्यायिक, और दूसरा अर्ध न्यायिक, तीसरा आपका प्रशासनिक प्राधिकरण, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, देखिए प्रश्न नंबर क्या कह रहा है कि मूल अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर पूछा गया मूल अधिकार के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर यह समझेंगे कि जो मूल अधिकार के बारे में जो बात कही गई है ये कौन से आर्टिकल में आती है और कौन से भाग में आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाग की, तो ये जो मूल अधिकार के बारे में जो उल्लेख दिया गया वो भाग 3 में इसका उल्लेख दिया गया। और अगर हम यहीं पर बात कर ले तो दोस्तों अनुच्छेद की, तो इनका जो उल्लेख दिया गया अनुच्छेद का वो 12 से लेकर स्टार्ट होता है और ये दोस्तों 35 तक मूल अधिकार के बारे में उल्लेख करता है। आगे हम बात करें दोस्तों कि मूल अधिकार हमने कौन से देश से लिए, यानी स्रोत हमारा क्या रहा होगा। तो स्रोत के तौर पर आप इसमें नोट कर सकते हैं मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, मूल अधिकार लिए थे तो उन समय उनकी संख्या कितनी थी, जा सकते हैं जिस समय संविधान बना था उस समय मूल अधिकार जब हमने जोड़े थे तो उनकी संख्या 7 थी। अब वहीं पर अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, याद रख सकते हैं दोस्तों वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। एक मूल अधिकार हमने हटा दिया, वो कब हटाया गया, तो याद रख लेना 44वां संविधान संशोधन हुआ था। और एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें हमने एक संपत्ति का जो मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको अब हमने अधिकार की श्रेणी से हटा दिया है। अब आइए अपने प्रश्न पर बात करेंगे। हालांकि ये जो हमने डिस्कस किया है ये भी आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ये असीमित है, ये स्थायी है। ये 3 विकल्प दिए गए, आप बता सकते हैं इनमें से कितने कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि ये नागरिकों के लिए है, तो दोस्तों याद रखेंगे तो मूल अधिकार नागरिकों के साथ साथ व्यक्तियों के लिए भी होते हैं, ये आपका गलत है। ये असीमित है, तो दोस्तों ये सीमित होते हैं, इसीलिए ये भी गलत है। ये स्थायी है दोस्तों, ये अस्थायी, ये भी गलत है। इनमें से कोई भी आपका कथन सही नहीं है, तो विकल्प नंबर डी को टिक कर देंगे। नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन, दूसरा कारण है। अभिकथन में कह रहा है कि बलबन ने रक्त एवं लोक की नीति पर बल दिया, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ये नीति कौन लेकर आया, बलबन लेकर आया। वह इसके माध्यम से अपने विरोधियों का दमन करता था, तो ये भी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न आपके सामने को उत्तर प्रदेश के बरेदी एवं दीरावारी नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है, कौन कौन सा है? एक तो वरेदी या इसी का नाम है दीवारी नृत्य। इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर कथन दिया गया पहला, यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। तो ये जो क्षेत्र है ना आपका, ये कहाँ पर है? तो ये कह रहा है ब्रज क्षेत्र में, तो पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र दिया गया उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में तो नहीं होता। ये कौन से क्षेत्र में होता? तो याद रखेंगे, होता बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पर? बुंदेलखंड। तो आप याद कर लेना दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। दूसरा, इस नृत्य को गोवंश के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा के प्रभाव से किया जाता है। तो दूसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दे गया 122 वाला प्रश्न, कह रहा है कि कांगो जायरे नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी नदी? कांगो या जायरे नदी के बारे में। ये कह रहा है कि यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो कांगो या जायरे नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार नहीं काटती। ये किसको 2 बार काटती है? तो याद रखेंगे, कर्क रेखा की जगह होना चाहिए विषुवत रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? तो विषुवत रेखा। ठीक है, याद रख लेना दोस्तों, विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो नाम हो जाएगा कांगो या जायरे नदी। दूसरा, स्टेनले या लिविंगस्टन जलप्रपात इस नदी पर बने हुए हैं। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये पूछा जाए कि कौन कौन से जलप्रपात? तो स्टेनले या लिविंगस्टन जलप्रपात। अगला प्रश्न आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि विश्व का ऑस्ट्रेलिया का विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में द्वितीय स्थान है। याद रखेंगे, बॉक्साइट एल्युमिनियम और गैलियम का अयस्क होता है, और ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश है। यहाँ पर द्वितीय स्थान की जगह तो प्रथम ही होना चाहिए भाई। कौन सा? प्रथम। भारत का उड़ीसा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के कैंपयाम प्राद्वीप का वायस का क्षेत्र बॉक्साइट के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? केवल दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। आगे ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए, जैसे एक कथन और एक कारक, आपको बताना कौन कौन से कथन सही है। जैसे पहला कह रहा है कि प्रवाल भित्तियों के बारे में कह रहा है कि प्रवाल भित्तियां समुद्री जीवों के लिए आवश्यक होती है। कारण है कि प्रवाल भित्तियां समुद्री जीवों के लिए आवास एवं पोषक तत्व प्रदान करती है। तो इस प्रकार जो पहला कथन दिया गया वो भी कथन आपका सही है, दूसरा दिया गया वो भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए आर की सही व्याख्या भी है। एक तरफ खेती का नाम, दूसरी तरफ खेती दी गई, आप बता सकते हैं कौन सा होगा। जैसे फूलों की खेती के बारे में बात करेंगे तो ये फ्लोरिकल्चर के अधीन आती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमसे पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। फलों की खेती के बारे में बात करें दोस्तों, तो फलों की जो खेती की जाती है वो एग्रोनॉमी के माध्यम से की जाती है, ये भी सही है। सब्जियों की खेती के बारे में बात करें तो सब्जियों की खेती की जाती है हॉर्टिकल्चर में, और फलों की खेती के बारे में बात करें तो फलों की जो खेती की जाती है वो दोस्तों की जाती है पोमोलॉजी में। कहाँ पर? नोट कर लेना दोस्तों, पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी, फलों की खेती की जाती है पोमोलॉजी में। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओरोलॉजी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, प्रश्न कह रहा है देखिए कि पुस्तक द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए हैं। तो ये जो पुस्तक लिखी गई दोस्तों, ये डार्विन के माध्यम से लिखी गई। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए, जैसे आप देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 में की गई थी। तो पहला ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम आरबीआई कहते हैं, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1934 के अधिनियम के माध्यम से 1935 में की गई थी। कब की गई थी? तो याद रख लेना 1935 में की गई थी। तो आप इसको डेट को याद रख सकते हैं, हालांकि वो डेट थी आपकी 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। दूसरा, वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये भी कथन गलत, पहला भी, क्योंकि 1947 में राष्ट्रीयकरण कैसे हो जाएगा भाई? इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी को हुआ था। और वर्ष की अगर बात करें तो 1949 थी। तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार दोनों कथन गलत होंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला, उद्यम पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए उद्यम पोर्टल के बारे में आपसे पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि यह स्टार्टअप कंपनियों के लिए एक पोर्टल है। दूसरा, इसे पंजीकृत एवं लघु माध्यम व्यवसायियों के अधिकृत लाभ प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर केवल दूसरा हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि सबकी योजना सबका विकास अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? बताइए, सबकी योजना सबका विकास अभियान का उद्देश्य। पहले तो ये बात जानेंगे कि ये जो सबकी योजना, जैसे हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये जो योजना ये कब चालू की गई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों 2 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर क्या होता है? महात्मा गांधी का जयंती मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर 2018 को ये प्रारंभ की गई थी। ठीक है, कब प्रारंभ की गई? तो आप डेट याद रखेंगे। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, इनको पढ़ के आप बता सकते हैं कि इनमें से किसका उद्देश्य क्या होगा। पहला कि मनरेगा के तहत प्रदान किए जाने वाले कार्यों का ऑडिट करना, तो ये तो पहला गलत हो जाएगा।
आदिवासी क्षेत्रों में चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करना, ये भी गलत हो जाएगा। अगला इसी में दिया गया है, कह रहा है कि ग्राम पंचायतों में विगत 5 वर्षों से किए गए कार्यों का ऑडिट करना, ये आपका कथन बिल्कुल सही होगा। तो सबकी योजना सबका विकास, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत काव्य ग्रंथ की रचना पूर्ण की थी, बता सकते हैं किसने की थी? पद्मावत काव्य की जो रचना उसको पूर्ण किसने करवाया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह के संरक्षक में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नागपुर जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1920 में, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ये कह रहा है कि नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग आंदोलन में संबंध प्रस्ताव पारित किया। तो बता सकते हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित जो प्रस्ताव पारित किया था वो किसके द्वारा पारित किया गया था? यह किया गया था दोस्तों CR दास के द्वारा, अर्थात चित्तरंजन दास के द्वारा। तो विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है 132। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो बता सकते हैं इनमें से कौन सा एक नीति निर्देशक सिद्धांत है? पहले तो एक आ गया कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या, याद रखेंगे एक संविधान के अधीन ही आता है। ठीक है, किसके अधीन आता है? तो नोट कर लेना दोस्तों, संविधान के अधीन ही आता है। किस भाग में इसका उल्लेख किया गया? तो पहले तो भाग आप नोट कर लेना, ये भाग किस में आता है? याद रखेंगे दोस्तों, ये भाग 4 में आता है। ठीक है, आर्टिकल अगर पूछा जाए दोस्तों तो आर्टिकल आपका ये बहुत लंबा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें कि कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, बता सकते हैं इनमें से कौन सा कथन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सही हो जाएगा। पहला कि इसने राजधानी को परिवर्तित किया, इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने वो सारे कार्य किए जो एक राजा करता है। इसने राजधानी को परिवर्तन भी किया था और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया था। तो दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, और इसने चांदी की जगह तांबे के सिक्के भी चलाए थे। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बता सकते हो कौन हो जाएगा? राजत्व सिद्धांत आप समझते होंगे क्या होता है? तो ये होता है एक तरीके से ईश्वर का प्रतिनिधि या छाया। तो ये जो कार्य किया था वो क्या था? बलबन ने। विकल्प नंबर सी को आप टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ किया? बताइए, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये कार्य किया है जगदीप धनखड़, जो हमारे देश के कौन थे? उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने ये कार्य किया है। तो विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत में एक तरफ बोर्ड दिए गए, दूसरी तरफ मुख्यालय, बता सकते इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, बताइए फटाफट इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। बता सकते इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तंबाकू बोर्ड की बात करें तो ये गुंटूर में, तो पहला आपका सही है। हमसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड की बात करें तो पुणे में, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड की बात करें तो दिल्ली में, ये भी सही है। चाय बोर्ड आसाम दे रहा, तो ये गलत हो जाएगा। चाय बोर्ड दोस्तों आसाम की जगह क्या होना चाहिए? कोलकाता होना चाहिए। ठीक है, कोलकाता, तो ये कोलकाता होना चाहिए चाय बोर्ड। तो विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, प्रश्न देखिए कह रहा किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा इनमें से सही नहीं है? किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, इसको बोला था KCC। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ग्रामीण समुदाय के लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, उसमें क्या होता है, बैंक से कर्ज लेते हैं। तो आपको बताना किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। पहले तो ये समझेंगे, पहला कह रहा है कि इसकी शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी। तो ये तो कथन बिल्कुल सही दिया गया कि इसकी शुरुआत 1998 में हुई। यह कार्ड 10 वर्ष के लिए वैध रहता है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्ड की जो वार्षिक समीक्षा वो 3 वर्ष के लिए वैध मानी जाती है। तो इसीलिए विकल्प नंबर आपका बी गलत हो जाएगा। बाकी आपके जो अलग जो 2 ऑप्शन और दिए गए सी और डी, ये दोनों भी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने देगा 138 वाला प्रश्न पढ़ेंगे, तीजड़िया और मंदड़िया शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तीजड़िया और मंदड़िया शब्द का जो प्रयोग होता है दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज के बारे में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे। पहले तो ये समझे तीजड़िया और मंदड़िया होता क्या है। तीजड़िया के बारे में एक लाइन और एक लाइन मंदड़िया के बारे में आप समझेंगे। इंग्लिश में इसको बुला एंड बियर्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है उसे तेजड़िया कहते हैं, और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिराना चाहता है उसे मंदड़िया कहते हैं। तो विकल्प नंबर डी। उत्तर प्रदेश में स्थित ताप विद्युत केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना फ्रांस के सहयोग से सोनभद्र में की गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की जो स्थापना है वो फ्रांस के सहयोग से तो नहीं हुई। सहयोग उसमें किसका रहा है? तो याद रखेंगे दोस्तों सोवियत संघ का रहा है। किसका? तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर सोवियत का संघ, या जिसको हम सोवियत कह दें या फिर इसको हम रूस कह दें, बात एक ही है ना। ठीक है,
रूस के सहयोग से खोला गया। कब खोला गया था? तो याद रख लेना, ये आपका 1967 से प्रारंभ हुआ था और 1971 तक ये आपके मध्य कार्य चालू कर दिया था। ठीक है, कहां पर खोला गया? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के सिंगरौली सोनभद्र में खोला गया है। ठीक है, कहां पर? सिंगरौली सोनभद्र में खोला गया है। ये कह रहा है कि इस संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 2158 वाट, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी जो कुल क्षमता है वो 1288 वाट है ना। कितनी? 1288। इसीलिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दोनों के दोनों कथन आपके दोस्तों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्रमशः 17 और 7 है। बात किसके चुनाव की हो रही है? तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 17 और 7 है। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जातियों के लिए जो सीटों की संख्या वो कितनी है? 17 रखी गई है, जबकि एसटी के लिए कोई सीटें यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो दोस्तों गाजियाबाद है। ठीक है, तो इसी प्रकार पहला कथन गलत, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर देंगे। तो ये हमने दोस्तों टेस्ट नंबर 5 में कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए? 140 प्रश्नों को कंप्लीट कर दिया है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि हमने इसको 2 पार्टों में किया है क्योंकि गलती थोड़ी ये रही कि हमारा गला तबियत सही नहीं थी, इस वजह से हमने इसको 2 पार्टों में कंप्लीट किया है। हालांकि हमने पूरे 140 प्रश्नों को कवर किया है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं एग्जाम टॉप यूपी पीएससी नाम से, तो आपको ये चैनल निकल कर आ जाएगा। कौन सा वाला? टेलीग्राम वाला। तो उस पर आप यहाँ की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।